हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हम सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हुसैन हियर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप बीएमएस के स्टूडेंट हो, बीएचएमएस के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएमएस करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, बीएसएमएस के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो या फिर लास्ट ईयर स्टूडेंट हो, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। हाउ टू ज्वाइन प्राइवेट हॉस्पिटल। हम अपने प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों ज्वाइन करना चाहिए या फिर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं परस्यूइंग विद द परस्यूइंग बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस। परस्यूइंग का मतलब होता है अपनी चलती डिग्री के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी उधर से डिग्री चल रही है, चाहे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट, चाहे आप लास्ट ईयर स्टूडेंट हो, तो अपनी डिग्री के चलते चलते साथ साथ में परस्यूइंग का मतलब साथ साथ में आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस को प्राइवेट हॉस्पिटल को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज है व्हाई, ज्वाइन क्यों करना चाहिए। ऐसा क्या हो सकता है कि अगर हम परस्यूइंग चलते हुए अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हॉस्पिटल ज्वाइन करें, वो भी प्राइवेट वाला, तो इसका क्या बेनिफिट हो सकता है या फिर क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या फैक्ट जो आपको फ्यूचर के रिलेटेड इस चीज का सीधा सीधा इंपैक्ट आपके फ्यूचर के ऊपर पड़ने वाला है। क्योंकि ऐसा कंटेंट, ये टॉपिक जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, इसका पूरे के पूरे नेट के ऊपर कहीं पे भी आपको इस चीज के बारे में नहीं पता चलेगा। चाहे बेशक आप सर्च कर लेना, सर्च करने के बाद मिल गया तो चैनल को हम सब्सक्राइब मार देना, नहीं मिला तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये दोनों के आंसर मैं आपको दूंगा, वाई के बारे में और हाउ के बारे में। सबसे पहले हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन करना चाहिए विद परस्यूइंग बीएमएस, ठीक है, विद परस्यूइंग बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस, ठीक है, तीनों के रिलेटेड अगर आप कोई भी फ्यूचर डिग्री के अंदर फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, किसी के रिलेटेड भी, तो सबसे पहले आपको पता है हमारा जो जनरेशन है वो डेट इज डिपेंड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और आने वाला टाइम भी आपको पता है किस चीज़ का है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। डे बाय डे हमारी जो साइंस है, हमारे जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, इन्वेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या बीएमएस मैं करने वाला हूँ जो हो उसका क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, या फिर कुछ बच्चे परस्यूइंग बीएमएस कर तो रहे होते हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी हो जाते हैं, उनके माइंड में एक चीज़ कंफ्यूजन रहती है, क्या हम एमबीबीएस की तरह पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। देखो बच्चों, एमबीबीएस के अंदर हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन बीएमएस आपको नाम से पता चल चुका होगा आयुर्वेदिक, लेकिन बीएमएस के अंदर हम दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो तो बच्चे परस्यूइंग कर रहे होंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट होंगे, उन्हें तो इस चीज़ के बारे में पता होगा कि हम दोनों चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। एक हम स्टडी करते हैं आयुर्वेदा के बारे में, दूसरी स्टडी करते हैं हम किसके बारे में, मॉडर्न के बारे में। एक स्टडी हमारे पास होती है मॉडर्न की, प्लस हमारे पास होती है आयुर्वेदा की। हम दोनों टाइप की टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, स्टडी को फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें से जो ज़्यादा मेच्योरिटी होती है, मेजोरिटी कह लो, वो हमारे पास किसकी होती है, आयुर्वेदा की होती है। ऑब्वियसली आप कह लो इसको 60 to 70% हमारे पास इसकी मेजोरिटी होती है, और मॉडर्न की हमारे पास 30 to 40% होती है। यानी कि हम ज़्यादा किसको फॉलो करते हैं, अपने आयुर्वेदा को फॉलो करते हैं। तो क्या आयुर्वेदा को फॉलो करते करते हम अपनी चीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मैच कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं कई बार कि वो सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही ठीक हो सकते हैं, आयुर्वेदा टेक्नोलॉजी से उनको ठीक करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता, या फिर अगर पॉसिबिलिटी होती है तो हमारे पास लॉन्ग प्रोसीजर होता है, यानी कि लंबा टाइम हमें चाहिए होता है उनको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर पेशेंट के पास कोई बीमारी ही ऐसी है या फिर पेशेंट को तकलीफ ही ऐसी है जो उसको इमीडिएटली हमें ठीक करने के लिए नीड है, तो आप उसको उसके ऊपर जो है आयुर्वेदा का प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो चला सकते हो। डेफिनेटली हम नहीं चला सकते। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से लोगों का जो ट्रेंड है, खाना पीन, कपड़े, सब कुछ मॉडर्न वे से क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। आजकल आपको पता है कितने टाइप का जो है खाना हमारे इंडिया में बनाया जाता है। तो लोगों का एक्चुअल में क्या हो चुका है, खान पान बदल चुका है। जैसे जैसे लोगों का खान पीन बदल चुका है, मॉडर्न ट्रेंड आ चुका है, तो इसी तरह से कई बीमारियां ऐसी भी आ चुकी हैं खाने पीने की वजह से, जिसको हम सिर्फ अकेले आयुर्वेदा से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ता है, यूज करना ही पड़ता है। तो जिसकी वजह से अगर आप एक बीएमएस डॉक्टर हो, तो बीएमएस के अंदर आपका जो मैक्सिमम फोकस है वो आपका आयुर्वेदा के अंदर रहता है। तो मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको आप सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही ठीक कर सकते हो, लेकिन आपके पास तो मेजोरिटी किसकी है, आयुर्वेदा की है, तो आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उस पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हो। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं हमारे पास जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का होना तो बेनिफिट है ही, लेकिन मॉडर्न टाइप की जो नॉलेज है एक डॉक्टर के पास वो भी होना लाजमी है,
तो इससे आपका जो है आने वाला इम्पैक्ट पे जो है फ्यूचर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ का पड़ने वाला है कि अगर आप सिर्फ आयुर्वेदा के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो तो आपकी लाइन किस वे में जाती है, और अगर आप दोनों चीज़ों की नॉलेज गेन करते हो तो आपका जो है फ्यूचर वो और ज़्यादा ब्राइट हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो इसका मेन रीज़न यही है कि आजकल जो लोगों का खान पीन बदल चुका है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो रही हैं, बहुत सारे डिसीज ऐसे आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं जिसको सिर्फ अकेला आयुर्वेदा सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, उसके लिए हमें मॉडर्न की हेल्प जो है वो लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए जितने भी बच्चे बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस को परस्यूइंग कर रहे हैं उनको साथ में कहीं ना कहीं से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अब आपको अडेप्ट करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। हॉस्पिटल आपको ज्वाइन करना है, जब आप हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो तो धीरे धीरे आपका लेवल यहाँ से स्टार्ट होगा, बिकॉज यू आर परस्यूइंग डॉक्टर नॉट ए डॉक्टर। तो आपको आप छोटे क्लिनिक से उसको स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आपको कहीं जॉब मिलती है 2 घंटे की, पार्ट टाइम की, 3 घंटे की, आफ्टर कॉलेज। कॉलेज नहीं छोड़ना है इसमें, परस्यूइंग का मतलब है बीएमएस बीएचएमएस करते टाइम, जब भी आपको शाम को फ्री टाइम मिलता है, अर्ली मॉर्निंग अगर आपका फ्री टाइम बचता है, कभी भी आपका फ्री टाइम जो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से आप निकालो, 2 घंटे 3 घंटे अपने घर के आसपास देखो कोई सीनियर डॉक्टर है तो वहाँ पे उनकी जाके उनकी गाइडेंस लो, उनसे हेल्प लो, आप उनको बोलो कि मुझे 2-3 घंटे के लिए आपके लिए जो है जॉब करनी है, ठीक है। तो जॉब करते टाइम आप ये मत सोचो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अब आप उनसे क्या कर रहे हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, किसी एमबीबीएस डॉक्टर से, अपने सीनियर से उनकी हेल्प लो, जहाँ से आप अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्या कर सको, अडेप्ट कर सको, ताकि आपके आने वाले टाइम के पास आपके पास दोनों टाइप की नॉलेज हो, मॉडर्न वाली नॉलेज भी हो और आपके पास आयुर्वेदा की भी नॉलेज हो। तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लीजिए, किसी अपने सीनियर डॉक्टर ने, अगर आपने किसी ने क्लिनिक खोल रखा है, कोई एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर ने क्लिनिक खोल रखा है, आप उनको ज्वाइन करिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने हॉस्पिटल को ज्वाइन करना आपके लिए क्या हो गया, आने वाले टाइम के लिए मस्ट कंपलसरी हो गया। इसका और भी मैं इम्पैक्ट बताता हूँ, 4-5 पॉइंट्स और भी है, कुछ रीजंस और भी बताता हूँ। तो ये सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि आपको हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास, हॉस्पिटल कब ज्वाइन करना चाहिए, हॉस्पिटल हमें कब ज्वाइन करना चाहिए। ये क्यों वाले का आंसर आपको दे चुके हैं हम, अब हम आपको आंसर देंगे कब। देखो बच्चों, फर्स्ट ईयर के अंदर आपको कभी भी हॉस्पिटल ज्वाइन नहीं करना है। आफ्टर फर्स्ट ईयर, जब आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो है खत्म हो जाएंगे, तब आपको जो है हॉस्पिटल कोई क्लिनिक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। किस लिए ज्वाइन करना चाहिए, ऑलरेडी एक रीजन दे चुका हूँ, दूसरा रीजन अभी दूंगा। फर्स्ट ईयर में किस लिए क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए उसके लिए मैं एक रीजन दे देता हूँ। फर्स्ट ईयर जब आप कॉलेज में ज्वाइन करते हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो तो अब सीनियर्स हो चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें 2-3 महीने तो आपको कॉलेज को अंडरस्टैंड करने में ही लग जाते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसका क्या मोटिव है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है। आपका रूम सेटलमेंट करते लग जाते हैं, हॉस्टल में जान पहचान में निकल जाते हैं और टीचर से जान पहचान में निकल जाते हैं। तो इस तरह से आपका 4 से 5 महीना तो आपका इन्हीं काम के अंदर निकल जाता है। उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर कैसा बीएमएस के अंदर एग्जाम आएगा, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, किसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट आपका जो बीच में फ्रेशर पार्टीज आ जाती हैं, तो फर्स्ट ईयर आपका एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस में, बस इन्हीं चीज़ों को समझते समझते जो आपका निकल जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना है। फर्स्ट ईयर में आप गए हो, आपने बीएमएस ज्वाइन किया, बीएचएमएस किया या बीएसएमएस किया या फिर बीयूएमएस किया, कोई भी अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो उसमें आप अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आपने जो लाइन चूज की है उसका क्या मोटिव होने वाला आने वाले टाइम में। तो फर्स्ट ईयर आपका उन सब चीज़ों में निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर एग्जाम आपने फिनिश किए, फाइनल एग्जाम, फटाफट अपने आसपास कोई जो है हॉस्पिटल क्लिनिक ढूंढो। जैसे कि आपको पता होगा बीएमएस, जो हमारी बीएमएस है और एमबीबीएस है, दोनों ही हमारे पास क्या होती है, 5.5 ईयर्स की होती है, 5.5 ईयर्स की होती है। लेकिन इसमें एमबीबीएस के अंदर 5.5 ईयर्स के अंदर इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अगर ये प्रैक्टिस 1-2 साल आपसे लेट भी करते हैं ना, तो इन्हें कोई इम्पैक्ट या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो अगर बीएमएस, बीएचएमएस या बीओएमएस वाला डॉक्टर है, उसको 5.5 साल के अंदर 2 तरह की प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, एक आयुर्वेदा की भी और प्लस मॉडर्न की भी। ऑलमोस्ट इनका सिलेबस सिमिलर होता है, लेकिन इनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाता है, मॉडर्न मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है, मॉडर्न चीज़ों के बारे में बताया जाता है। आपको मिक्सअप बताया जाता है, आयुर्वेदा का ज़्यादा बताया जाता है, मॉडर्न का कम बताया जाता है। लेकिन बताया जाता है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा नहीं बताया जाता, लेकिन उस लेवल का नहीं बताया जाता जिस लेवल का हमें जानने की इच्छुक होती है या फिर जिन्हें हमें जानना चाहिए। आने वाले मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता है आजकल हमारा जो ट्रेंड है, बॉयज़ गर्ल फैमिली मेम्बर, वो सब कुछ क्या हो रहा है, मॉडर्न हो रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर
मैं फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज कैसे ज्वाइन करूंगा, भाई मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ, भाई मेरे को तो सर टाइम नहीं मिल पाता, मैं 5 बजे कॉलेज से आता हूँ, मैं 4 बजे कॉलेज से आता हूँ, मैं आके बहुत थक जाता हूँ। देखो बच्चों, लाइफ में अगर कुछ करना है ना तो अपना ये थकान वगैरह आपको कहीं ना कहीं एक बंद कमरे में छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको दुनिया के साथ दौड़ना है, दुनिया के साथ पैर मिला के चलना है, हाथ पकड़ के दुनिया के चलना है, तो आपको ज़िंदगी में कुछ करना ही पड़ेगा। फिर अपने ये बहाने छोड़ दो भी मैं 4 बजे आया था, मैं 5 बजे आया था, मैं अब थक गया, अब मुझे लेक्चर नहीं मिल रहे, मुझे मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है। तो ये सब चीज़ें, ये सब एक्सक्यूजेज जो है आपको घर पे एक बंद कमरे में रखने पड़ेंगे अगर आपको दुनिया के अंदर कदम से कदम ला के चलना है और ज़िंदगी में एक अच्छा खासा पैसा कमाना है अपनी लाइफ के अंदर एक बीएमएस डॉक्टर बनकर। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये माइंड में डाउट रहता है कि हम एक बीएमएस डॉक्टर बनकर एक अच्छा खासा पैसा नहीं कमा सकते, एक अच्छी खासी लाइफ नहीं इंजॉय कर सकते जैसे एक एमबीबीएस वाला डॉक्टर करता है। तो ये आपके मन का वहम है। अगर आप दुनिया के साथ पैर मिला के चलोगे, आप एमबीबीएस डॉक्टर को भी एक पीछे छोड़ जाओगे। अब तीसरा पॉइंट हम जो शुरू करने वाले हैं, दैट इज सीनियर गाइडेंस। जी हाँ, सीनियर गाइडेंस। अब जब भी आप प्रैक्टिस के लिए जाओगे किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में, या फिर किसी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, कहीं पे भी अगर आपको जगह मिलती है तो वहाँ पे आपके कुछ ना कुछ आपको जो सीनियर्स भी मिलेंगे जो आपसे पहले कोई या तो ट्रेनिंग ले रहा होगा या तो फिर आपके साथ कोई जॉब कर रहा होगा। ठीक है, जो मान लो किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 5 साल का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, जिसको हम कहते हैं आपका कोई बैचमेट होगा या फिर आपको कोई जॉबमेट होगा। तो उस हिसाब से आपको जिसको आप बोलोगे भैया, ठीक है। एक तो होते हैं बहुत ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई ना कोई वहाँ पे आपको जो है आपका असिस्टेंट डॉक्टर्स भी होते हैं। वहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स ऐसे अवेलेबल हो गए असिस्टेंट डॉक्टर्स, तो उनसे आपने क्या लेनी है, अपनी गाइडेंस लेनी है। उनको बोलो कि सर हमें इंजेक्शन लगवाना सिखाओ, वहाँ पे कैसे कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है, कैसे आपको ड्रिप लगानी है, कैसे आपको ब्लड प्रेशर चेक करना है, कैसे आपको शुगर चेक करनी है। मतलब मिनिमम जितनी चीज़ें आप वहाँ से उनसे सीख सकते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपने जो है उनसे सीखनी है। सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के अंदर चलते चलते ये सब काम जो आपको करने में, ये नहीं बोलूँगा कि ये सिर्फ, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये नॉर्मल चीज़ें इंजेक्शन लगाना, ये तो हम फर्स्ट सेकंड ईयर में ही सीख लेते हैं। तो बेसिक आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। आगे जितनी आप पे डिपेंडेंट, आप कितनी नॉलेज उनसे गेन कर पाते हो। आपने कहने का मतलब कि आपने उनसे मौका नहीं छोड़ना है कोई भी। जितनी नॉलेज वो आपके साथ रहते हैं, चाहे वो आपके साथ 2 घंटे रह रहे हैं, चाहे आप उनके साथ 3 घंटे रह रहे हो, तो जितना भी टाइम आप उनके साथ स्पेंड कर रहे हो, आपने एक भी सेकंड अपना वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एज ए पार्ट टाइम ही काम करने आया हूँ। तो आपके पास लिमिटेड टाइम है, या तो 2 घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है। तो इन 3 घंटे को आप जितना यूजफुल बना सकते हो उतना यूजफुल आप बनाओ। टेंशन मतलब, मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसका इंपैक्ट क्यों पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, वो भी बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझो, तो जितनी ज़्यादा आप सीनियर की अपनी गाइडेंस ले सकते हो, उनसे अपनी आप गाइडेंस लो। ठीक है, उनसे पूछो कि आप इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन दे रहे हो, क्यों मेडिसिन दे रहे हो। उनकी प्रोफाइल रीड करना सीखो कि इस पेशेंट को कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, और हम इनको कौन कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं। अपने सीनियर से पूछो कि इसको मेडिसिन क्यों दी गई है, इसको क्या प्रॉब्लम है, इस मेडिसिन का इसका ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कब पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से यहाँ पे ले जाएंगी। इसका इंपैक्ट लास्ट में बताऊंगा क्या पड़ेगा। तो ये थी आपकी सीनियर की गाइडेंस जो आपको हेल्प करवाएंगी आपके फ्यूचर के अंदर आपको एक बेटर डॉक्टर, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट और विदाउट पेमेंट। देखो, इस पेमेंट और विदाउट पेमेंट के 2 रीजंस हैं, 2 चीजें हैं, 2 मैटर कह लो आप। पहला ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये गलती करते हैं। जैसे बच्चे, मान लो आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेकंड ईयर के अंदर किसी हॉस्पिटल को, प्राइवेट को ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत जाके प्रैक्टिस करते हैं, अपने सीनियर की गाइडेंस लेते हैं। तो हल्का फुल्का क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ही मेडिसिन की नॉलेज ले लेते हैं और इंजेक्शन लगाना सीख लेते हैं, ड्रिप वगैरह लगाना सीख लेते हैं। तो थर्ड ईयर के अंदर वो क्या करते हैं, अपनी चलती बीएमएस बीएचएमएस के अंदर ही क्या करते हैं, अपने जो उनके थोड़े बहुत आसपास के पेशेंट्स होते हैं या फिर कोई नॉन में होता है, उनको इंजेक्शन लगवाना शुरू कर देते हैं, उनको मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये सब गलती नहीं करनी है। आपको अपने माइंड में रखना है कि मैं अभी परस्यूइंग डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं यार मैंने अभी सेकंड ईयर में 1 साल मैंने नॉलेज ले ली, मैंने डिफरेंट वार्ड्स में काम कर लिया, पहले मैंने क्या किया, प्राइवेट डॉक्टर को किसी को ज्वाइन कर लिया, फिर किसी दूसरे सीनियर डॉक्टर को ज्वाइन कर लिया, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ गई। तो बच्चे क्या करते हैं, पेमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। किन से, कि अपने अब ये भाई मैं तुझे ट्रीट कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे ये वाली मेडिसिन दे दूंगा, तो मैं तुझे 200 रुपये में ये मेडिसिन दे दूंगा, 200 में तुझे ड्रिप लगा दूंगा। तो ऐसी गलतियां वो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो आपको कभी भी ये गलती नहीं करनी है।
आपको तब तक पेमेंट नहीं लेनी है जब तक आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं बन जाते हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने 1 साल की नॉलेज ले ली, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मैं अब पेमेंट लेना स्टार्ट कर दूंगा। पहले तो वो पेमेंट होगी। दूसरी चीज़, जब भी आपने एक्सपीरियंस करने जाना है किसी हॉस्पिटल को, अगर आपने ज्वाइन कर रहे हो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक को, अगर कोई आपसे पेमेंट की डिमांड करता है, भाई अगर मैं तुझे पार्ट टाइम तुझे, क्योंकि बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंडिया में ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जो आपसे पेमेंट चार्ज करते हैं कि अगर आपको 2 साल हमारे पास काम करना है या 2 घंटे के लिए आपको काम करना है, कुछ भी अगर आपको काम सीखना है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस अगर आपको करनी सीखनी है, तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आपसे पेमेंट की डिमांड करेंगे, चार्जेस मांगे कि भाई तू 10,000 रुपये दे दे, हम तुझे 1 महीने में सब कुछ ट्रेंड कर देंगे, साथ साथ तेरी डिग्री करते हुए परसुइंग BMS करते टाइम। तो आपको ऐसा कोई भी चार्ज किसी भी हॉस्पिटल को नहीं देना है। ट्राई टू फाइंड विदाउट पेमेंट हॉस्पिटल एंड क्लिनिक जो आपसे आपकी चार्ज की डिमांड ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी आपको नॉलेज दें। तो आपने अपने घर के आसपास, अपने कॉलेज के आसपास ऐसे इंस्टीट्यूट्स के आसपास कोई चीज़ अगर आप ढूंढना चाहो तो वो इस चीज़ को आपने ढूंढना है कि जो आपसे विदाउट पेमेंट आपको सारी की सारी गाइडेंस दे, ये सारी की सारी आपको नॉलेज दे। क्योंकि धीरे धीरे अगर आप नॉलेज गेन करोगे, पहले आपको वार्ड में सिखाया जाएगा सब कुछ। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो तो आपको पहले वार्ड के अंदर सारे का सारा कुछ सिखाया जाएगा, फिर धीरे धीरे आपको इमरजेंसी वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा, इसी तरह धीरे धीरे आपको किसी अदर वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तो आपको डिफरेंट लेवल का क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा, सेकेंड ईयर से लेके अपने लास्ट ईयर तक। तो अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि इसका एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट कैसे होगा, बहुत तगड़े वाला बेनिफिट होगा अगर आप इस तरह की नॉलेज ले सकते हो। क्योंकि आयुर्वेदा की नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी बना के ही आपको एक अच्छे लेवल तक पहुंच पाओगे। क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लो आपने आयुर्वेदा कर रहे हो, तो क्या आयुर्वेदा ICU वाले डिपार्टमेंट को पेशेंट को ट्रीट कर सकता है? आप कभी भी ICU डिपार्टमेंट वाले पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ए आयुर्वेदा डॉक्टर, यू आर नॉट ए MBBS डॉक्टर। तो इस चीज़ का छोटा छोटा इम्पैक्ट जो हमारी लाइफ के ऊपर ना पड़े, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हॉस्पिटल जो है वो ज्वाइन करना मस्ट कंपल्सरी है। तो ये तो हुई पेमेंट की बात। ना ही आपने पेमेंट लेनी है तब तक जब तक आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं बन जाते, और ना ही आपने किसी को पेमेंट देनी है अपने नॉलेज गेन करने की। आपको ऐसा क्लिनिक, ऐसा हॉस्पिटल ये ढूंढना है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हायर करे, यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बोले कि आ जाओ हमारे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लो। क्योंकि आपने तो पार्ट टाइम ही करना है, 2 घंटे 3 घंटे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करने की कोशिश करो, पेमेंट दे के मत करना। अगर कोई पेमेंट देना चाहता तो दे भी सकता है, लेकिन ट्राई टू फाइंड फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि विदाउट पेमेंट वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि विदाउट पेमेंट ही आप कोशिश करो कि आपको जो है कोई अच्छा सा हॉस्पिटल या फिर कोई अच्छा सीनियर डॉक्टर आपको जो है ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके बाद पेमेंट आपको कब लेनी है वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जब आप 4th ईयर या लास्ट ईयर में आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब आप किसी से अगर चार्ज लेना चाहो तो आप चार्जेस ले भी सकते हो, तब आपके पास अच्छा खासा जो एक्सपीरियंस है आपके पास आ जाएगा। लेकिन उससे पहले 2nd ईयर 3rd ईयर इन सब चीज़ों को क्या करें, अवॉइड करें। तो इतनी सब चीज़ों को करने का हमें बेनिफिट क्या हुआ, पहले मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसका बेनिफिट भी बताओ। पहले मैं बेनिफिट की बात कर लेता हूँ, सैलरी डिफरेंस। जैसे कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि BMS करने के बाद आपका क्या स्कोप रहने वाला है, कि आपको PG की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर अगर आप UG पे डिपेंडेंट रहते हो तो आपको कितनी सैलरी जो है वो अर्न कर सकते हो। जहाँ पे मैंने एक एवरेज सैलरी आपको बताई थी, इस टाइम पे करंट जो सैलरी चल रही है 20,000 से 40,000 के बीच में करंट सैलरी चलती है। डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है और आपकी लोकेशन कैसी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ जो है मैटर करती है। तो सैलरी डिफरेंस कैसे आपको देखने को मिलेगा, सैलरी डिफरेंस यहाँ पर आपको 2 चीज़ों की तरह देखने को मिलेगा। पहला वो कि आपने इतने साल, अगर आपने 2nd ईयर अपनी ट्रेनिंग की, 3rd ईयर ट्रेनिंग की, 4th ईयर ट्रेनिंग की, 5th ईयर ट्रेनिंग की, तो उसके 4 सालों के बाद सीधा सैलरी ऑब्वियसली आपकी इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी 50+ भी आपकी जो है वो जा सकती है BMS कंप्लीट होते ही। 50+ के आप 1 लाख रुपया भी अर्न कर सकते हो अगर आप खुद का हॉस्पिटल जो है वो ओपन कर लेते हो या क्लिनिक कोई कर लेते हो, या फिर अच्छा खासा हॉस्पिटल भी आपको मिल सकता है। क्यों? उसका रीज़न क्या था कि उसका रीज़न था कि आपने 2nd ईयर से जो अपनी प्रैक्टिस करनी वो स्टार्ट कर दी थी। तो BMS, BHMS, BUMS खत्म होते होते आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा खासा आ चुका है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हो। तो जिसका सीधा इम्पैक्ट आपका किस पे पड़ा है, वो सीधा इम्पैक्ट आपका पड़ा है आपकी सैलरी के ऊपर। सैलरी डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा, यही अगर आप एक्सपीरियंस 4.5 साल बाद या 5 साल बाद करने की कोशिश करोगे तो 1, 2, 3 साल तो आपके एक्सपीरियंस में ही निकल जाएंगे। तब आपको स्टार्टिंग में सैलरी वही आपको जो मिलेगी 20,000, 30,000। लेकिन वही अगर आप ये 2nd ईयर से काम स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ से सीधा सैलरी जो है आपकी डबल हो जाएगी। डबल क्या, ट्रिपल भी हो सकती है।
डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन के ऊपर बैठे हो, आपके पास पेशेंट्स ऑफ फ्लो कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप मल्टीपल कोई बिगेस्ट सिटी के अंदर बैठे हो तो वहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो जो है ज़्यादा होता है, छोटी सिटी में बैठे हो तो वहाँ पे पेशेंट्स का फ्लो लिमिटेड ही होगा, छोटा होगा, तो वहाँ पे उस हिसाब से आपकी सैलरी डबल या ट्रिपल पे तो ऑलमोस्ट जा ही सकती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी किस सिटी पे बैठे हो, दूसरा आप कितना एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर चुके हो, तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी एक अच्छा खासा डॉक्टर बनना है, तो आपको सेकंड ईयर से जो अपनी स्टार्टिंग पे प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर देनी है। धीरे धीरे आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर प्रमोट होते जाओगे, उसी तरह आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी वार्ड में, फिर आप इमरजेंसी वार्ड में चले जाओगे, कैजुअलिटी से वार्ड में चले जाओगे, इमरजेंसी में चले जाओगे, धीरे आप आईसीयू में भी जा सकते हो। ऐसा नहीं आप आईसीयू में नहीं जा सकते कि आप आयुर्वेदा डॉक्टर, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। तो सीधा सीधा डिफरेंस आपको यहाँ पे देख सकते हो, सीधा सीधा इम्पैक्ट जिसके लिए हम डॉक्टर बने हैं। ऑब्वियसली हम किस लिए डॉक्टर बनते हैं कि हम एक अच्छा खासा पैसा या एक अच्छी खासी सैलरी को अर्न कर सकें। तो सीधा सीधा अगर आपको जल्दी है, बहुत जल्दी है कि मैं एक अच्छा खासा डॉक्टर बन जाऊँ, अच्छी खासी सैलरी अर्न कर लूँ, बेटा सेकंड ईयर से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर आपको नहीं लगता कि मुझे ठीक है आराम से डॉक्टर बनना है, तो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, 5.5 साल प्रैक्टिस करते रहो, फिर आराम से अच्छा खासा डॉक्टर बन जाना है। तो इतनी सैलरी अगर आपको यूजी करने के बाद ही मिलने जाएगी तो आपको पीजी करने की कोई नीड ही नहीं पड़ेगी। इतना खासा एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अगर आप पीजी भी कर लेते हो साथ में, तो आप खुद समझो, खुद सोचो कि आपकी सैलरी कितना जो है आपके ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, कितनी सैलरी आपकी जो है वो आप अर्न कर सकते हो, कितनी सैलरी जो आपकी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का माइंड में सोच के जरूर देखना, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ के अंदर, एक डॉक्टर की लाइफ के अंदर। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ फ्रॉम वार्ड टू आईसीयू। क्या हम प्रमोट हो सकते हैं, क्योंकि हम तो एक आयुर्वेदा डॉक्टर हैं, ठीक है ना, हम तो आयुष के इंटीग्रेट अंडर ग्रेड आते हैं, तो उसके अंडर क्या हम प्रमोट कर सकते हैं खुद को एक वार्ड से, एक जनरल डॉक्टर से, किससे के अंदर, आईसीयू के अंदर। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझो कि आप मान लो किसी के जॉब करने के जाते हो, मान लो आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, आपने 4 साल अपनी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी, अब आप कहीं पे जॉब करने जाते हो। तो जॉब करने से पहले आपका क्या होता है, मान लो किसी प्राइवेट, यहाँ पे हम प्राइवेट, चलो प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करते हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के आप क्या डायरेक्ट ज्वाइन कर जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करने से पहले आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर आपका क्या होता है, एक आपको पता ही होगा, आपके ब्रदर सिस्टर आपने कहीं पे सुना ही होगा, आपका एक रिज्यूमे बनेगा जिसमें आपको अपना सारा चिट्ठा बायोडाटा जो है वो लिखना पड़ेगा। फेक बनाओगे तो पकड़े जाओगे, कैसे पकड़े जाओगे वो भी मैं बता देता हूँ। आपका रिज्यूमे बनेगा, तो जैसे ही आपका जो आपका डॉक्टर इंटरव्यू लेगा तो आप उसको अपना रिज्यूमे दोगे, लो जी भाई मेरा रिज्यूमे, तो वो नॉर्मल आपसे हेलो हाई करेगा, जी हेलो हाय, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिक से क्वेश्चन। फिर उसके बाद डॉक्टर आ जाएगा अपनी लाइन के ऊपर, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहेगा, बोलेगा हाँ जी भाई कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की है, अच्छा आपने यहाँ से की है, कितने टाइम का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, होते फ्रेशर्स हैं, जस्ट अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होती है, बस उसके बारे में लिख देते हैं रिज्यूमे के ऊपर, भाई इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे वो पकड़े जाते हैं। अच्छा बोलेगा भाई 1 साल का एक्सपीरियंस है, जो फेक होते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। अच्छा बोलेगा भाई 1 साल का एक्सपीरियंस, अच्छा ये बताओ आपने ट्रेनिंग कहाँ से की, अच्छा इसकी की है, यहाँ पे की, ओके कितने टाइम की, ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, भाई ट्रेनिंग कहाँ से की, कैसे की, अच्छा ये आपने आंसर दिया भाई मैंने यहाँ से ट्रेनिंग की, इतने टाइम की वो बोलेगा किस चीज़ की आपने बता दिया, चलो इस चीज़ की। अब वो बताए बोलेगा भाई अगर मान लो अब आपसे वो पूछेगा एज ए डॉक्टर वाले क्वेश्चन, मान लो भाई अगर आपको स्टिचेस लगाने आते हैं, अच्छा बोलेगा आपको स्टिचेस लगाने हैं, वो बोलेगा अगर स्टिचेस लगाने हैं तो आप कौन सी मेडिसिन लगाओगे या फिर किस तरह से लगाओगे, स्टिचेस लगाते टाइम हम कोई मेडिसिन यूज करते हैं, अगर करते हैं तो कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। उसके बाद पूछेगा भाई आरटी के कितने टाइप्स होते हैं, या फिर अगर आपके पास किसी को कोई पेट दर्द वाला आपके पास पेशेंट आ गया या किसी की कमर दर्द यहाँ पे हो रही है, तो आप उसको कौन सा इंजेक्शन लगाओगे, कहाँ पे इंजेक्शन लगाओगे। तो इस तरह के वो क्वेश्चन आगे से आगे आपको करता जाएगा। तो जब आपको नॉलेज ही नहीं होगी, क्योंकि यू आर ए फ्रेशर, ठीक है ना, आप तो फ्रेशर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए, तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि आपने कैसे करना है, क्या करना है। वो इस तरह से आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, जितने साल का आप एक्सपीरियंस बताओगे उस हिसाब से वो आपका क्वेश्चन जो है वो आपसे पुट करने जो वो स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपको ऑटोमेटिकली जिसको पता होगा बोल देगा, जिसको नहीं पता होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपके सामने कोई पेशेंट उनके पास बैठा, तो वो बोल देते हैं आपको इसको ट्रीट करो, ठीक है, मैं आपको देखता हूँ आप इसको कैसे ट्रीट करते हो, इसको कौन सी बीमारी है मुझे चेक करके बताओ। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बताओगे। तो ये 2 साल सेकंड ईयर में आपने जो एक्सपीरियंस लिया है, थर्ड ईयर में जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, फोर्थ ईयर में एक्सपीरियंस लिया है, फिफ्थ ईयर के अंदर जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, ये 4 साल का एक्सपीरियंस उस टाइम पे जो आपका काम आएगा। आप खुल के बोलोगे भाई मुझे सारी चीज़ की नॉलेज है, तो हाँ भाई मैं इतनी सैलरी जो आप डिजर्व करता हूँ, तो वो यहाँ पे आपका सैलरी वाला पॉइंट भी आपका यहाँ पे मैटर करता है। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा तो वही 20-30 हज़ार रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। लेकिन आपको सब कुछ की नॉलेज होगी तो आप हक से बोल सकते हो नहीं भाई मैं 50-60 हज़ार रुपये जो अभी से डिजर्व
करता हूँ और इतनी ही सैलरी लूंगा। अब मेन यहाँ पे पॉइंट हमारा था कि हाउ टू प्रमोट योरसेल्फ फ्रॉम वार्ड टू आईसीयू। जैसे ही आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहली चीज जो आपको वहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं या फिर जो आपके साथ नर्सेज काम कर रही हैं, आपको उनके साथ जो अपना रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे वाला बना के रखना है। कभी भी अपने वहाँ पे जाके एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, मैं 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, मैं नया डॉक्टर हूँ। वहाँ पे आप कुछ भी जो ये सब चीज़ें शो ऑफ नहीं करोगे। आपको सिर्फ वहाँ पे जितनी ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर सकते हो वहाँ पे सिर्फ आपको नॉलेज गेन करनी है। और नॉलेज गेन आप तभी कर सकते हो अगर आपका अपने सीनियर्स के साथ और अपने जूनियर्स के साथ जो भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, आपका कोई नर्स मिलती है तो हर किसी के साथ अगर आपका जो है बिहेवियर नेचर जो है वो आपका सही रहेगा। क्योंकि जो नर्स आपके साथ ऑलवेज रहेगी वो आपको समझाएगी कि इस पेशेंट को ये मेडिसिन देनी है। तो आप देखो उस पेशेंट की प्रोफाइल पढ़ो, उससे भी पूछो नर्स से कि आप इसे ये मेडिसिन क्यों दे रहे हो, किसने बोला आपको ये मेडिसिन देने के। तो उसकी भी जितनी नॉलेज है वो आपको सब कुछ वो आपको समझाएगी, भाई सर मैं आपको ये डॉक्टर मैं आपको ये मेडिसिन इसको इसलिए दे रही हूँ, ऐसे दे रही हूँ। उसकी नॉलेज भी जो आपको इकट्ठी करनी है। उसके बाद जो आपका कोई सीनियर डॉक्टर जो आपका राउंड लगाने आता है या फिर कोई आपका एमडी डॉक्टर आपके सामने आता है, वो अगर किसी पेशेंट को चेक करता है, वो किसी पेशेंट को मेडिसिन लिख के देता है तो आप उनको देखो, उनसे भी थोड़ी बहुत ही बात करो। अगर आप बात नहीं कर पाते तो जो उन्होंने फ्लो ऑफ आपका पेशेंट का चार्ट होता है उसकी अपने पेशेंट्स के साथ बात करो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कब से यहाँ पे एडमिट हो, आपको पहले क्या प्रॉब्लम आ रही थी, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनकी जो डाटा होता है, उनका जो प्रोफाइल होता है, उस चीज़ को चेक करो कि इसको कौन कौन सी मेडिसिन लिखी गई थी, कौन कौन सी मेडिसिन लिखी जा रही है, इस पर कौन सी बीमारी है, इसको कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ रही है। जो आपका एमडी डॉक्टर आया था उसने इसको किस चीज़ के बारे में मेडिसिन लिख के दी है, जो मेडिसिन लिखी गई है किस चीज़ के बारे में। तो इस तरह की जितनी ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठी करोगे, जितना ज़्यादा आपका बिहेवियर अच्छा होगा, क्योंकि ये तभी आप कर सकते हो अगर आपका जूनियर सीनियर नर्स एवरीथिंग अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा, तभी आपको सब कुछ जो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में जाता जाएगा और आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सीखते जाओगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आप किसी खुद के हॉस्पिटल से अपना ओपन करते हो कि खुद का क्लिनिक ओपन करते हो तो आप इजीली अपने पेशेंट्स को जो इन सब चीज़ों से फिर टैकल कर सकते हो, उन्हें ट्रीट कर सकते हो। आपको लाइफ के अंदर कोई भी जो फिर मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। फिर आप चाहे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उन्हें ट्रीट करो, चाहे फिर आप उन्हें आयुर्वेदा टेक्नोलॉजी से ट्रीट करो, आपके पास दोनों फंक्शंस दोनों चीज़ें आपके हाथ में होंगी। क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जो सिर्फ आयुर्वेदा के बारे में सोचते भी नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि आयुर्वेदा ऐसी क्या चीज़ है, आयुर्वेदा से हम ठीक भी हो सकते हैं या नहीं ठीक हो सकते। तो साथ साथ आप आयुर्वेदा को भी कंटिन्यू रखो ताकि आप उन्हें आयुर्वेदा की भी नॉलेज दे सको कि आयुर्वेदा भी एक ऐसी चीज़ होती है जिससे पेशेंट जो है वो ठीक होते हैं और ठीक हो भी सकते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो आपका भाई इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहेगा जो आपके लिए फायदेमंद होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं हर डॉक्टर्स के साथ हर ग्रुप के अंदर इस वीडियो को डेफिनेटली जरूर शेयर करें। यही मेरी आपसे आशा है एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।